जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। और हम इसके अंदर पढ़ेंगे 10 जून के करंट अफेयर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं टॉपिक इसके? राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, हरित रोजगार यानी कि ग्रीन जॉब्स, कार्बन बम, जोक चोरनोक और मेला खीर भवानी और यांगती कुटी घाटी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो उसका संदर्भ देखते हैं। सबसे पहले तो संदर्भ क्या है कि 10 जून को 4 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 16 सांसदों को राज्यसभा के लिए चुनाव किया गया है। कितने? 10 जून को 4 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 16 सांसदों को राज्यसभा के लिए चुना गया है। राज्यसभा के प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। इसे उच्च सदन और राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है और ये संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर आती है। तो आप जैसे याद कर सकते हैं, सर ला 79 से संसद आती है, 79 में नहीं है। ठीक है, 80 में राज्यसभा आती है और 81 में लोकसभा आती है। तो ये 79 में नहीं, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंदर आती है, क्योंकि 79 के अंदर तो संसद होती है और 81 में लोकसभा। नेक्स्ट है, सदन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष, तो आपको ये पता होगा कि राज्यसभा के अंदर हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए प्रति 2 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं। प्रति 2 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं। राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्य को स्थान ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर पार्टी में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध होता है। राज्यसभा में जब भी कोई मनोनीत होता है तो उसको स्थान ग्रहण करने के 6 माह के अंदर किसी पार्टी में शामिल होने का विकल्प मौजूद होता है। नेक्स्ट है संयोजन। क्या है संयोजन? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 245 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 233 सदस्य राज्यों तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया है। ठीक है, लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी है, जबकि जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाया गया है। लेकिन अभी संविधान में संशोधन नहीं किया है कि दिल्ली और पुदुचेरी की तरह ये भी राज्यसभा के अंदर शामिल हों। अब राज्यसभा के अंदर जो शामिल सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, त्यागपत्र, मृत्यु, अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उपचुनाव के माध्यम से भरा जाता है और इनके स्थानों पर निर्वाचित सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्यों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं। तो ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? अगर त्यागपत्र हो, मृत्यु, अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली जो रिक्तियाँ होती हैं उनको उपचुनाव के माध्यम से भरा जाता है, जबकि इनके स्थानों को पर निर्वाचित सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्यों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई सदस्य था, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है या अयोग्यता के कारण वो उसको हटा देते हैं, त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, तो जैसे उसने 3 साल का कंप्लीट कर लिया था तो 3 साल के लिए ही नया सदस्य चुना जाएगा उसकी जगह। राज्यसभा की भूमिकाएं एवं कार्य। तो राज्यसभा की भूमिका और कार्य क्या है देख लेते हैं एक बार। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में नामित किसी विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को कानून बनने के लिए दूसरे सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक, अनिवार्य होता है। ठीक है, केवल धन विधेयक को छोड़कर। और धन विधेयक की जो प्रावधान है वो कौन से हैं? अनुच्छेद 108 के अंदर। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है और अनुच्छेद 111 के तहत इसके अंदर राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है धन विधेयक के संदर्भ में। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन ये एक निर्धारित समय के भीतर इसके संशोधन की सिफारिश कर सकता है। हालांकि लोकसभा इसमें सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो जो समय मिलता है इसको राज्यसभा को धन विधेयक के संदर्भ में वो 14 दिन का मिलता है। अगर 14 दिन में कर देता तो ठीक है, नहीं तो वो पारित मान लिया जाता है। और जो धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा जो सिफारिश करती है वो लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। नेक्स्ट है, मतों की गणना किस प्रकार की जाती है। तो किसी उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए निर्वाचन हेतु जितने मतों की आवश्यकता होती है वह
रिक्तियों की संख्या और सदन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। एक बार फिर से देखिए, किसी उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए निर्वाचन हेतु जितने मतों या वोटों की आवश्यकता होती है वह रिक्तियों की संख्या और सदन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। निर्वाचन आयोग के निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। यदि उच्च सदन में केवल एक रिक्ति है अर्थात मात्र एक सीट के लिए चुनाव किया जाना है तो निर्वाचन हेतु आवश्यक कोटे की गणना डाले गए मतों की संख्या 2 से विभाजित करके और भागफल में 1 जोड़कर की जाती है। एक बार फिर से देखिए, यदि उच्च सदन में केवल एक रिक्ति है मतलब एक स्थान खाली है, मात्र एक सीट के लिए चुनाव किया जाना है तो निर्वाचन हेतु आवश्यक कोटे की गणना डाले गए मतों की संख्या को 2 से तो विभाजित करते हैं जबकि भागफल में 1 जोड़कर की जाती है। यदि रिक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो, यदि खाली स्थान 1 से अधिक हो तो गणना प्रत्येक प्रथम वरीयता वोट के लिए 100 के नियत पर मान पर आधारित होती है। सभी उम्मीदवारों द्वारा डाले गए वोटों का मूल्य जोड़ दिया जाता है। इस कुल जोड़ का रिक्तियों की संख्या में 1 जोड़कर प्राप्त संख्या से विभाजित किया जाता है और इस भागफल में कितने जोड़ते हैं तो 1 जोड़ा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कितना जोड़ा जाता है तो 1। उदाहरण के लिए यदि किसी विधानमंडल के 200 सदस्य राज्यसभा की 7 रिक्तियों के लिए मतदान करते हैं तो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक कोटा क्या होगा। तो ये देखिए 200 गुणा 200 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो 7 रिक्तियाँ हैं उसके अंदर 1 जोड़ देंगे, ठीक है, और जो आएगा उसके अंदर 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो उन कुल मतों का भाग वो आ जाता है, ठीक है, कोटा आ जाता है। द्वितीय वरीयता वोट क्या है। यदि किसी सीट के लिए उम्मीदवार निर्दिष्ट संख्या प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो दूसरी वरीयता वोटों का ध्यान में रखा जाएगा लेकिन इसका मूल्य कम रखा जाता है। जैसे मान लो 2 सदस्य हैं और एक सदस्य को दोनों को बराबर वोट मिल गए, ठीक है, और एक को कम वोट मिले तो वो कम वोट है ना इसके अंदर शामिल हो जाए, हालांकि इसकी वैल्यू कम होगी। राज्यसभा को प्राप्त विशेष शक्तियाँ क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संसद उक्त विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। कितना विशेष बहुमत से। राज्यसभा में संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण जो यूपीएससी वगैरह होती है, ठीक है, अनुच्छेद 311 से 15 तक की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संसद ऐसी सेवाओं को निर्माण करने के लिए सशक्त हो जाती है। संसद आपातकालीन उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। जो आपातकालीन की घोषणा होती है 352, 356, 360, ठीक है, इनके तहत यदि आपातकालीन उद्घोषणा लोकसभा के भंग होने अथवा उसके विघटन होने के दौरान जारी की जाती है तो राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाता है तो उद्घोषणा प्रभावी हो जाती है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है और उस समय आपातकाल लगता है तो सारी शक्तियाँ राज्यसभा के पास आ जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय हवाई खेल नीति। संदर्भ क्या है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, सिटीजन अफेयर्स जो भी है, मिनिस्ट्री ऑफ सीए द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी अर्थात NASP 2022 की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का उद्देश्य क्या है। भारत को 2030 तक दुनिया में हवाई खेलों का केंद्र बनाने के विजन के साथ भारत में एरो स्पोर्ट्स की स्थिति में सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में एक सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और टिकाऊ वायु खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करना है। तो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। कौन सी नीति है, पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति है, ठीक है। घोषणा NASP 2022 की घोषणा की गई है। नीति के प्रमुख बिंदु क्या है, तो सबसे पहला है 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना। राष्ट्रीय हवाई खेल नीति के तहत देश में एयर स्पोर्ट्स के लिए 4 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर अर्थात 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें शामिल है पहला, शीर्ष स्तर पर शासी निकाय के रूप में एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट का फेडरेशन होता है, फुटबॉल का फेडरेशन होता है, बैडमिंटन का फेडरेशन होता है, ऐसे ही एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा। दूसरा है व्यक्तिगत हवाई खेलों के लिए राष्ट्रीय संघ होगा, राष्ट्रीय हवाई खेल। तीसरा है राष्ट्रीय हवाई खेल संघों की क्षेत्रीय या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर इकाइयाँ होगी, मतलब प्रत्येक राज्य में इकाई होगी, यूटी होगा, चाहे वो यूटी हो चाहे वो पूर्ण राज्य हो। जिला स्तरीय हवाई खेल संघ होगा, ठीक है, मतलब जिला स्तर में हवाई खेल संघ होगा।
अब ASFI के बारे में देख लेते हैं, यानी कि एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कथन आपसे पूछ लेते हैं कि जो ASFI है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है और यह फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल यानी कि FAI फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल तथा हवाई खेलों से संबंधित अन्य वैश्विक प्लेटफॉर्मों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब अब इंडिया जो एयर स्पोर्ट्स है उसके अंदर भी डेवलप करेगा। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन में है। जो फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन के अंदर है। इसकी अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव करेंगे। मतलब जो IS होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा, किसकी? ASFI एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की। अब ASFI के कार्य क्या होंगे? एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नियमन, प्रमाणन, प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, दंड आदि समेत हवाई खेलों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशासित किया जाएगा। अब क्या है? प्रत्येक एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नियम और कार्य क्या होंगे? प्रत्येक एयर स्पोर्ट्स के लिए गठित एसोसिएशन सुसंबंधित खेलों के लिए उपकरण, बुनियादी ढांचे, कर्मियों, प्रशिक्षण हेतु सुरक्षा मानकों का निर्धारण, गैर अनुपालन के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। एसोसिएशन के द्वारा अपने इन दायित्वों को पूरा नहीं करने पर ASFI द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और दंडात्मक कार्रवाई कौन करेगा? वो करेगा सचिव, जो कि एक IS ऑफिसर होता है। कवरेज मतलब इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा? तो इसमें एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, शो के तौर पर निर्मित प्रायोगिक विमान, बैलूनिंग, ड्रोन, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रो ग्लाइडिंग, पैरा मॉनिटरिंग, स्काई डाइविंग और विंटेज एयरक्राफ्ट जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, अपने माइंड में रहना चाहिए ये सब। नेक्स्ट है इस नीति का महत्व क्या रहेगा? तो इस नीति का महत्व हवाई खेलों से संबंधित गतिविधियों से राजस्व मतलब वित्त, GDP में योगदान होने के अलावा विशेष रूप से देश के पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और स्थानीय रोजगार में वृद्धि के मामले में काफ़ी अधिक लाभ होगा। देश भर में एयर स्पोर्ट्स हब का निर्माण करने से पूरे विश्व में एयर स्पोर्ट्स पेशेवर और पर्यटक भारत की ओर आएंगे। तो ये इसका महत्व हो गया। अब आवश्यकता क्यों पड़ी? एयर स्पोर्ट्स उद्योग द्वारा इस बात पर नाराजगी व्यक्त की जा रही थी कि देश में विविध प्राकृतिक स्थानों और ज़बरदस्त क्षमता होने के बावजूद सरकार द्वारा देश में एयर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। तो ये जो एयर स्पोर्ट्स उद्योग है उसके द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया था कि ये सब होते हुए भी, मतलब एनवायरनमेंट, पर्यावरण होते हुए भी सरकार इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। तो इसलिए ये आवश्यकता थी इस नीति की। एयर स्पोर्ट्स पर्यटन के विकास, रोजगार सृजन और विमानन गतिविधियों की रुचि के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा करते हैं। एक विकासोन्मुख राष्ट्रीय हवाई खेल नीति नवीनतम एरो स्पोर्ट्स प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और सर्वोत्तम प्रथाओं में निवेश आकर्षित करने में सहायक हो सकती है। अब नेक्स्ट है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। संदर्भ क्या है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। ये विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि भारत राजनीतिक बाधाओं को दूर करके परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG में शामिल होने के लिए उत्सुक है NSG में शामिल होने के लिए, हालांकि जबकि अब तक ये NSG के अंदर शामिल नहीं हुआ है। NSG के बारे में देख लेते हैं। यह 48 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान करता तथा साथ ही परमाणु प्रौद्योगिकी और विखंडनीय सामग्री के व्यापार से संबंधित देशों का एक विशिष्ट क्लब है। तो NSG के अंदर कितने देश हैं? 48। स्थापना कब होती है NSG की? तो स्थापना होती है 1974 के अंदर। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण यानी कि इस्माइलिक बुद्धा के प्रत्युत्तर में ये की गई थी। तो इस्माइलिक बुद्धा इंडिया के द्वारा इसकी टेस्टिंग की गई थी चांदीपुर उड़ीसा के अंदर, उसके प्रत्युत्तर में NSG की स्थापना की गई थी। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह देशों का यह समूह परमाणु हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल की जा सकने वाली सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु प्रसार को रोकने के लिए कोशिश करता है। NSG की पहली बैठक नवंबर 1975 में लंदन में हुई थी और इसलिए इसे आमतौर पर लंदन क्लब के रूप में भी जाना जाता है। इसे दिशा निर्देश बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो NSG के दिशा निर्देश होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है। पहली बैठक कब हुई थी? तो वो 1975 के अंदर लंदन में हुई थी, इसलिए इसको लंदन क्लब के रूप में भी जाना जाता है। अब NSG
सदस्यता से जुड़े क्या लाभ हो सकते हैं? समूह में शामिल होने के बाद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य को ये लाभ मिलते हैं। जो एनएसजी की सदस्यता ले लेते हैं उनको ये प्रमुख लाभ मिलते हैं। कौन कौन से? परमाणु मामलों पर समय पर सूचना दी जाती है, सूचना साझा करने के माध्यम से योगदान किया जाता है, सदस्य देश की साख की पुष्टि होती है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, सदस्य देश सामंजस्य और समन्वय के साधन के रूप में कार्य करते हैं, समूह की सदस्य बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा होती है। अब भारत की एनएसजी सदस्यता के प्रयास का विरोध क्यों किया जा रहा है? जो पांच परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, जैसे कि चीन, भारत की एनएसजी सदस्यता के प्रयास का मुख्य रूप से इस आधार पर कड़ा विरोध करता है कि नई दिल्ली परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। तो भारत क्या एनपीटी का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए चाइना इसका विरोध करता है। चीन के विरोध ने समूह में भारत के प्रवेश को कठिन बना दिया है, क्योंकि एनएसजी आम सहमति के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब सभी की सहमति होनी चाहिए तभी वो किसी दूसरे देश को सदस्यता देता है। हिंद महासागर क्षेत्र में आगे अपनी सैन्य शक्ति को प्रक्षेपित करने की भारत की क्षमता का परीक्षण किया जाना भी बाकी है। इसके अलावा भारत अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए अमेरिका और रूस से हथियारों के आयात पर काफ़ी अधिक निर्भर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक तो वो है हरित रोजगार यानी कि ग्रीन जॉब्स। संदर्भ क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, तो कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 5 जून को पहली बार कब मनाया गया और इसकी थीम क्या है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 5 जून 2022 की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की। तो संदर्भ देख लेते हैं हरित रोजगार और ग्रीन जॉब्स के। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाषण के दौरान पीएम मोदी ने हरित रोजगार यानी ग्रीन जॉब्स पैदा करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। अब ये हरित रोजगार है क्या? हरित रोजगार पृथ्वी ग्रह पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव डालने वाले और समग्र पर्यावरण कल्याण में योगदान करने वाली नौकरियों का एक वर्ग होता है। इनका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्रों में नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शामिल है। इन रोजगारों में अक्षय ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा कुशल साधनों को सुनिश्चित करने वाली नौकरियों को शामिल किया जाता है। अब महत्व देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व है भारत के लिए ग्रीन जॉब देश के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि इनमें अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित परिवहन और शहरी खेती जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्यबल को रोजगार देने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अब इस संबंध में भारत के प्रयास देख लेते हैं। हरित रोजगार हेतु कौशल परिषद 1 अक्टूबर 2015 को हरित रोजगार हेतु कौशल परिषद यानी कि स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स की शुरुआत की गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हरित रोजगार कौशल परिषद कब शुरू की गई थी? तो 1 अक्टूबर 2015 को यह शुरू की गई थी। इस परिषद को एक गैर लाभकारी स्वतंत्र उद्योग के नेतृत्व वाली पहल के रूप में स्थापित किया गया था। तो गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट बॉडी है ये। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशनों से जोड़ा गया। हरित रोजगार हेतु कौशल परिषद को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री शामिल है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? भारत के हरित व्यवसाय क्षेत्र में निर्माताओं और अन्य सेवा प्रदाताओं की मदद करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ग्रीन जॉब्स पहल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसकी स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता संगठन द्वारा सामूहिक रूप से 2008 में ग्रीन जॉब्स पहल की शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार फिर से देखिए। ILO द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता संगठन द्वारा सामूहिक रूप से 2008 में ग्रीन जॉब्स पहल की शुरुआत की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्लेसमेंट को बेहतर बनाना, प्रशिक्षण देना और व्यक्तियों के लिए ग्रीन जॉब्स में काम करने के अवसर पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है कार्बन बम। तो ये क्या है? कोई बम नहीं है ये कार्बन बम क्या है? तो वो देखते हैं, संदर्भ देखते हैं क्या है। ISTA द गोर्जियन द्वारा शुरू की गई एक खोजी परियोजना यानी कि इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट के बाद कार्बन बम शब्द का प्रचलित होने लगा है। खोजी परियोजना है, तो ये याद रखिए। इस प्रोजेक्ट ने दुनिया भर के देशों और निजी कंपनियों के 195 कार्बन बम परियोजना में शामिल होने संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई। क्या है कार्बन बम? देखते हैं। गार्जियन द्वारा दी गई परिभाषा में कार्बन बम क्या है? कार्बन बम एक तेल या गैस परियोजना है, एक तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना के जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। कितना?
1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। यह तेल या गैस परियोजना होती है, उसी को कार्बन बम कहते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका, रूस, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित दुनिया भर में लगभग 195 ऐसी परियोजनाओं की पहचान की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ये परियोजनाएं सामूहिक रूप से 2015 के पेरिस समझौते के समय उत्सर्जन सीमा को पार कर लेगी। ठीक है, तो इन जो बड़ी परियोजना होती है तेल और गैस की, उन्हीं को कार्बन बम की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? गोर्जियन द्वारा। कार्बन बमों को डिफ्यूज़ करने की संबंधी परियोजनाएं क्या हैं, तो वो देखते हैं। तो वो क्या है? कार्बन बमों को डिफ्यूज़ करने संबंधी लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले नेटवर्क को लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, लिंगो, ठीक है, लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव कहा जाता है। इस पहल का मिशन जीवाश्म ईंधन को ज़मीन में रहने देना और इसके बगैर जीना सीखना है। जैसे कोयला है तो लाखों सालों से, करोड़ों सालों से ये ज़मीन में दबा हुआ है, तो हमने क्या खोद कर इसको निकाल लिया और उसके अंदर जो कार्बन जमा थी उसको जलाकर उसको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। इस नेटवर्क का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की जड़ जीवाश्म ईंधन दहन है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का 100% उपयोग इसका समाधान है। लिंगो का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं का विरोध करने के लिए ज़मीनी समर्थन जुटाना, मुकदमेबाजी के माध्यम से उन्हें चुनौती देना और इसके लिए विश्लेषण और अध्ययन करना शामिल है। तो यह है कार्बन बम। नेक्स्ट है जॉब चोर्नोक। कौन है ये? कोलकाता शहर में हाल के पुरातात्विक खनन में ब्रिटिश प्रशासक जॉब चोर्नोक द्वारा नगर की स्थापना के समय सदियों पहले यहाँ मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। जॉब चोर्नोक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। कौन थे जॉब चोर्नोक? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, अंग्रेज था एक। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से उनके लिए 1690 में कोलकाता शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किसकी स्थापना करते हैं? तो ये कोलकाता की स्थापना करते हैं। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने व्यापार व्यवसाय को मजबूती से स्थापित कर रही है। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यह क्षेत्र मुगलों के अंतर्गत बंगाल सल्तनत के शासन के अधीन था। कौन सा? कलकत्ता वाला। संबंधित प्रकरण क्या है? तो जॉब चोर्नोक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना किए जाने के विचार को चुनौती दी जाती रही है और 2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि चोर्नोक को कोलकाता का संस्थापक नहीं माना जाना चाहिए। तो ये प्रकरण है। अदालत ने सरकार को सभी पाठ्य पुस्तकों और शहर की स्थापना के इतिहास संबंधी आधिकारिक दस्तावेजों से जॉब चोर्नोक का नाम हटाने का आदेश दिया था। कब दिया था? 2003 में। कि जॉब चोर्नोक ने कोलकाता की स्थापना नहीं की थी, बल्कि इससे पहले भारतीयों ने इसकी स्थापना की थी, भारतीय शासकों ने। अदालत के अनुसार इस क्षेत्र में चोर्नोक द्वारा अपनी बस्ती स्थापित करने से बहुत पहले एक अत्यधिक सभ्य समाज और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र मौजूद था। मतलब कलकत्ता की स्थापना करने से पहले ही यहाँ पर अत्यधिक सभ्य समाज और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? इस स्थान का उल्लेख विप्रदास पिपलई के मनसा मंगला 1495 में और अबुल फजल की आईने अकबरी 1596 में भी मिलता है। किसका? कोलकाता शहर का। नेक्स्ट है मेला खीर भवानी। कहाँ का ये? हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा के बाद खीर भवानी मेला कश्मीर में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। कश्मीर में हिंदुओं का। कश्मीरी हिंदू, जिन्हें स्थानीय रूप से पंडित के नाम से जाना जाता है, इस त्यौहार को कश्मीर के माता खीर भवानी मंदिर के अंदर मनाते हैं। यह मंदिर देवी राज्ञा देवी को समर्पित है। कौन सी देवी को? राज्ञा देवी को। नेक्स्ट क्या है? यांगती कुटी घाटी। कहाँ पर है? तो यह मध्य हिमालय की यांगती कुटी घाटी उत्तराखंड के अंदर है, जो सबसे पुराने ज्ञात हिमनदों को आगे बढ़ता देखा गया है। इसके भू आकृति विज्ञान मानचित्र के माध्यम से वैज्ञानिक द्वारा पिछले 52,000 समुद्री समस्थानिक चरण 3 मेरीन आइसोटोप स्टेज 3 MIS-3 के दौरान हुई 4 हिमनदीय घटनाओं की पहचान की गई है। MIS-3 शब्द का तात्पर्य है क्या है? MIS-3 शब्द तापमान में उतार चढ़ाव को दर्शाते हुए ऑक्सीजन आइसोटोप डेटा के माध्यम से पाए जाने वाले पृथ्वी के पूरा जलवायु काल के दौरान होने वाली बारी बारी से गर्म और ठंडी अवधियों से है। जो मरीन आइसोटोप स्टेज 3 यानी कि समुद्री समस्थानिक चरण 3 है, वो पृथ्वी के पूरा जलवायु काल के दौरान होने वाली बारी बारी से गर्म और ठंडी अवधियों से है। जैसे कभी गर्मी आ जाती है भयंकर, ठीक है, तो कभी ठंड पड़ती है भयंकर। यांगती कुटी घाटी के बारे में देख लेते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, यह तिब्बत सीमा से पहले भारतीय क्षेत्र की आखिरी घाटी है। जो तिब्बत है उसकी सीमा से पहले भारतीय क्षेत्र की लास्ट अंतिम घाटी है। यह घाटी कुंटी यांगटी नदी द्वारा निर्मित उत्तर से दक्षिण पूर्व अक्ष के साथ साथ चलती है। कुटी यांगटी नदी काली नदी के मुख्य जल स्रोतों में से, जो काली नदी है उसकी प्रमुख जल स्रोतों के अंदर से एक है।
कुंटी याकटी नदी। काली नदी इस क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। जो काली नदी है वो इंडिया और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। इस घाटी में मुख्य रूप से कुमाऊं के 4 भोटिया समुदायों में से एक व्यांसी जनजाति का प्रभुत्व है। इस क्षेत्र के अन्य भोटिया समुदाय जौहर, दरमिया और चौंडासी है। कौन कौन से? जौहर, दरमिया और चौंडासी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, खीर भवानी मेला देख लिया, यांगटी कुटी घाटी देख लिया, जॉब चोनो, कार्बन बम, हरित रोजगार और ग्रीन जॉब्स, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति और राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन हमने इस करंट अफेयर वीडियो के अंदर देख लिया। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।